गुड आफ्टरनून क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने हूं और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और फिर इन टॉप 10 क्वेश्चंस की लिस्ट को एक तरीके से अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की क्विज में। जो कि स्टूडेंट्स कल बोल रहे थे कि सर पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, तो आज कुछ पॉलिटी के कंसेप्ट को भी मैं इसके साथ में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटी के बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। चलिए, जैसा कि आज की क्लास में आपको थंबनेल पर नजर आ रहा होगा दोस्तों कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करेंगे और वो टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पर आपको प्रस्तावना भी बोर्ड पर नजर आ रही है, मैं भी आपको स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि प्रस्तावना मैंने जो लगा रखी है, प्रस्तावना जो मैंने लगा रखी है, तो जो हमारी प्रस्तावना है उसी के रिगार्डिंग हम सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस पर। और दोस्तों आज थोड़ी सी मतलब एक खुशी की बात है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कि जैसे हमने अपना जो चैनल है पिछले ही महीने ये नया ग्रो अप किया और इसके साथ साथ आप लोगों का प्यार बना रहा और आपका साथ रहा, उस आपके प्यार और साथ के साथ साथ आज से अपना चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया है और मोनेटाइजेशन के साथ साथ इस पर एड वेड आना भी स्टार्ट हो गया है, जिससे कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना चैनल अच्छा ग्रो करने की उसमें आ गया है। उम्मीद में वो सब आपकी वजह से और आपके प्यार की वजह से। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे और हम आगे तक आपके साथ बहुत अच्छे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ साथ में आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस पर ऐड आना, कहने का मतलब है चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का भी कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारे साथ में, ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल आपका चैनल एक ही बात है। चलिए दोस्तों, बाकी हम यहाँ पर आज की क्लास के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। जैसा कि हमारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेम्बल को लेकर के। प्रेम्बल क्या होती है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और भारतीय संविधान में जो प्रेम्बल शब्द है हम कह सकते हैं उद्देशिका। उद्देशिका जो हमारी है दोस्तों, जो उद्देशिका का जो काम होता है, उद्देशिका का जो काम होगा उसको हम समझेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, भारत के अंदर रहता है, वो भारत की उद्देशिका को, भारतीय संविधान की प्रेम्बल को अगर समझ लेगा तो कहने का मतलब है उसे भारतीय संविधान कितना 75% समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि प्रस्तावना एक उस प्रकार की कुंजी होती है, प्रस्तावना एक उस प्रकार की कुंजी होती है जो पूरे के पूरे संविधान को अपनी 4 लाइनों में हम कह सकते हैं एक ही विचारधारा में बांधने का क्या कर रही है दोस्तों, बांधने का काम कर रही है। तो पूरे के पूरे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ जो दिया गया है वो भारतीय संविधान की प्रेम्बल में दिया है, जो कि भारत के 75% संविधान को कंफर्म और क्लियर कर देती है। तो एक बार मैं प्रेम्बल को पढ़ देता हूं और प्रेम्बल पढ़ने के बाद दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को बताऊंगा और उससे संबंधित कई क्वेश्चंस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप बस बने रहिएगा अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस के साथ में एक अच्छे बेहतरीन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करें, मुझे कमेंट नहीं दिख पा रही है स्टूडेंट्स की। चलिए भाई, हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। अंशुल यादव जी हेलो सर, हेलो। अंकित तोमर क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल अंकित जी, भाई साहब कर दी है। अंकित तोमर जूम, अच्छा जूम करो। अभी आपको ये प्रेम्बल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं भी चलो इसको और कंफर्म क्लियर करवा देता हूँ, थोड़ा सा हो जाए तो इसको कर दो जूम, बच्चों को दिख जाएगा। चलिए बाकी क्या है, ऋतिका यादव जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। सोनू सिंह गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते जी। शिल्पी सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। टोंटो टर्नी सर जी हमारे कॉन्ग्रेचुलेसन टू अपना पढ़ाई अड्डा टीम एंड ऑल डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जोरेल जी गुड इवनिंग सर। चलिए सोनू सिंह जी, काफी लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सोनू सिंह की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सोनू जी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेम्बल को बोला जाता है। बाकी आज मैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। अभी
प्रेम्बल पर लेक्चर देने नहीं आया। कहने का मतलब है अभी में प्रेम्बल पर लेक्चर नहीं है मेरा, ये कोई क्लास नहीं है, बस एक प्रेम्बल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनते हैं मैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज कराने आया हूं। जिस दिन मेरी प्रेम्बल पे क्लास होगी उस क्लास में अलग ही मजा आएगा और उससे कई गुना बेहतर आज की क्लास में मजा आने वाला है जो कि हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको प्रेम्बल नजर आ रही होगी, इस प्रेम्बल को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके दिन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, क्विज को, जो कि टॉप 10 क्विज हमारी रहेगी। चलो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि जिसमें जो आपको हाईलाइट होकर के वर्ड नजर आ रहे हैं, इन वर्डों का हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब है, इस शब्द का कोई ना कोई शब्द का मतलब है, उन मतलबों को मैं एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जब इसको टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या हो गया, समाजवादी का मतलब क्या होगा, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब है हर एक शब्द के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे, तब जाके भारतीय संविधान के 75% पार्ट को आप समझ में अच्छे से बैठा पाओगे। कहने का मतलब है कि प्रेम्बल समझना भारतीय संविधान को समझ लेना होता है। चलिए यहां पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना, यह है हमारे संविधान की कुंजी, इसीलिए इसको हम कहते हैं की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को अंदर जब इसको हम पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा संविधान खुल करके आ जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो टेक्निकल टीम हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बच्चों के लिए दे दे, क्योंकि मैं अभी इस लेक्चर को लेके नहीं आया, लेक्चर में कुछ अलग ही तरीके से लेके आऊंगा। अभी तो अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल हम क्वेश्चन क्विज कराने वाले हैं, तो उस क्विज का आनंद लेंगे बड़े प्यार से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बस कुछ ही सेकंड का वेट करिएगा। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों का जुड़ना। भाई की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सोनू जी कह रहे हैं, नरेंद्र पाल जी कह रहे हैं, हमारे नरेंद्र पाल जी हाय सर, हाय नरेंद्र पाल सर, हाय हाय, बिल्कुल सर जी, हाय हाय भैया। अच्छा नरेंद्र पाल, राम राम जी, राम राम भैया। अनुराग धागरे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। भैया आप इसको क्या करेंगे, वीडियो के एक बार क्या कर दें अपने सारे के सारे ग्रुपों में, सारे के सारे ग्रुपों में, कोई सा भी आपकी साइड हो, जैसे आप इंस्टा चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो या फिर फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, हर जगह शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है और सभी लोगों को आंसर देना है, गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर रॉन्ग एंड राइट, बट मैटर इज दिस कि आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। अगर आंसर कर रहे हो तो आपका मतलब है कि आप कुछ सीखने की उम्मीद में बैठे हो, जब कुछ नहीं कर रहे तो मतलब फर्जीवाड़े में लगे पड़े हो, फर्जीवाड़ा नहीं करना यहाँ पर। चलिए भाई देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब प्रस्तावना आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हो और मैंने आपके सामने पढ़ भी दिया है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा संप्रभु। संप्रभु का मतलब कहें या फिर हम कह सकते हैं संप्रभुता, पूरा कह सकते हैं। अब तीसरा शब्द है यहाँ पर राष्ट्र निरपेक्ष और चौथा है हमारा लोकतांत्रिक। अब जल्दी से आंसर करिएगा, इनका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूं कि किसका मतलब क्या है, लेकिन आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आंसर भी आ गए, नरेंद्र पाल जी का आंसर सी करके दे रहे हैं, संध्या सिसोदिया जी बता रही हैं पहले का आंसर ए है, और ऋतिका यादव जी सी बता रही हैं, शिवम यादव ए बता रहे हैं, चलिए प्रियंका जुरेल ए बता रही हैं। तो इसका मतलब है कि देखो भैया आप सभी लोग ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, जो भी ए करके आंसर दे रहे हैं, और जिन लोगों का सी आंसर आ रहा है, ऋतिका जी का आंसर आ रहा है, नरेंद्र जी का आ रहा है, और भी कुछ लोगों का सी, जैसे कि अंशुल यादव जी ने आंसर हमारा सी दिया है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सी आंसर एकदम राइट आंसर है, लेकिन इसके बाद को हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ऊपर क्वेश्चन हमारी प्रेम्बल बता रही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब जो संपन्न का मतलब है संप्रभु कह सकते हैं या फिर हम उसको कहते हैं संपन्न कह सकते हैं।
तो संप्रभु का मतलब ये होता है दोस्तों, यहां पर जो संप्रभु का मतलब जो होता है वो एक बात से पर निर्भर करता है कि एक भारत देश हमारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया है, मतलब वो आंतरिक एवं बाह्य रूप से अपने लिए कानून बनाने के लिए क्या है, वो सक्षम है। किसी दूसरे देश का उसके ऊपर क्या है, कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने के लिए। तो एक ऐसा देश जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से अपने लिए कानून बना सकता हो, उसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के नाम से जानेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ होगा उस दिन प्रेम्बल लागू हुई होगी, उसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना था। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत देश कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना? तो प्रेम्बल जो लास्ट में हम तारीख को पढ़ेंगे, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कह सकते हैं 1949 को क्या हुआ है, आत्म द्वारा या आत्म अर्पित कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 1949 को हमारा भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व या संप्रभु बन गया था। संप्रभु का मतलब है ऐसा देश हो गया है जो आंतरिक और बाह्य रूप से अपने लिए कानून बना सकता है। लेकिन जब भारत देश आजाद नहीं हुआ उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून देती थी उसको हमें मानना पड़ता था। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो यहां पर समाजवादी, समाजवादी का मतलब समझा देते हैं आपको एक बार। समाजवादी का मतलब होता है दोस्तों यहां पर सभी लोगों के लिए समान कानून व्यवस्थाएं, जैसे असमानताओं को खत्म करना, ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, वो सारी की सारी समान चीजें होती हैं। मतलब समाजवादी का मतलब होता है सारी की सारी जनसंख्या के लिए, भारत के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, या फिर हम बात करते हैं भारत के सिटीजन्स के लिए, सबके लिए एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा समाजवादी शब्द का अर्थ होता है। आगे हम बात करें यहां पर, तो ये राष्ट्रीय निरपेक्ष कोई शब्द नहीं है। भारतीय प्रेम्बल के अंदर कोई राष्ट्रीय निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और लोकतंत्र का मतलब होता है एक हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जो हमारे भारत की है, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों की बनाई गई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। तो ये वाली बात भी हमारे भारतीय संविधान के लाइन नंबर 2 में आप देखेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहते हैं उसे, राष्ट्र निरपेक्ष नहीं कहते। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है इसका कोई धर्म नहीं हो। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो आपको दिख रहा होगा, कहने का मतलब है तीनों शब्द भारतीय प्रेम्बल में वर्णन है। इसीलिए मैंने प्रेम्बल को आपके सामने रखा है क्योंकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी से इससे ज्यादा बेहतर में समझाने की कोशिश करूंगा जिस दिन अपने इस टॉपिक को लेकर के आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से समझ के लिए जल्दी से आंसर करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहां पर हम देखेंगे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन को पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पढ़ लेते हैं चलिए। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों यहां पर कह रहा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। यह बात सही है कि नहीं है आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। दूसरी बात देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये बात आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि नहीं वो तो अभी पता चलेगा एक सेकंड बाद। तीसरा पढ़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। बिल्कुल सही बात होगी, शायद पता चलेगा। अगली बात है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, यहां पर जल्दी से आंसर कर देंगे एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। संध्या सिसोदिया जी डी, अनुराग धागरे जी डी दे रहे हैं, मनु वर्मा जी डी दे रहे हैं। सभी लोगों का आंसर डी 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 करके आ रहा है। नरेंद्र पाल सर डी लग रहा है। अब डी तो लग रहा है तो इसका मतलब में भी सही हो सकता है। सभी को जब डी लग रहा है तो मुझे भी डी लग गया है। चलिए और भी देख लो, और भी लोग आंसर करें जल्दी से। अभी पता नहीं गलत बता रहे हैं कि लोग सही बता रहे हैं, बाकी तो हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा डी वाला ऑप्शन एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। अच्छा चलिए भाई बताइए, आंसर करिएगा। सभी लोगों के डी 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 करके आ रहे हैं।
अनुराग धाकरे जी कह रहे हैं ठोक दो आंसर, बिल्कुल ठोक देते हैं भैया। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठोक दिया, आंसर योर राइट। चलिए अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। भारतीय संविधान की लागू होने का जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है वो बिल्कुल सत्य बात है, 26 नवंबर 1949। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि यही है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को लागू होने की डेट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल और किस भाग में दी जाती है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू तो हुआ था, लेकिन पूर्णतः उसे कब लागू किया गया, उसको पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान यहां पर बना कब था, भारतीय संविधान यहां पर बना कब था दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बन के तैयार हुआ। लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में बात करेंगे तो भारतीय संविधान को लागू होने की जो तिथि है दोस्तों, जिन लोगों का आंसर डी 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 करके आ रहा था, तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि सबका आंसर गलत। क्यों गलत था उसको इस बार पॉइंट से समझेंगे कि भारतीय संविधान को बनाया कब गया, 26 जनवरी 1949 को। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं है, भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि भारतीय संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आंसर हमको करना पड़ेगा भारतीय संविधान के भाग 22 कह सकते हैं, पार्ट जो है वो 22 है, आर्टिकल जो है 394 भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 394 और पार्ट 22 भाग 22 बताता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है पूरी तरीके से, वो 26 जनवरी 1950 को। ये तो इसमें डेट जो दी है दोस्तों, ये डेट दी है 26 नवंबर 1949, जब संविधान बन के तैयार हुआ था। और जब संविधान बना था तो उसके टोटल 16 आर्टिकल को लागू किया गया था, ना कि पूरे संविधान को। 26 जनवरी 1950 को ओनली फॉर टोटल 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे भारतीय संविधान के। तो ये बात आप सभी को कंफर्म होनी चाहिए। अब दूसरी बात है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब हो गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, बिल्कुल उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मतलब इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे उनमें से एक शब्द क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। तो हमको पता होना चाहिए, ये भी बात इसमें सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, ये भी बात सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, यह भी बात सही है। जब दोस्तों भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तो क्वेश्चन आता है कि कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया गया, तो आंसर करेंगे 60। कहने का मतलब है 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद कुछ 10 देशों के अंदर से, 10 देशों के संविधान के अंदर से बहुत सारी चीजों को रखा गया। जैसे कि हम बात करें संसदीय व्यवस्था, जैसे कि हम बात करें एकल नागरिकता, जैसे कि हम बात करें विधि का निर्माण, जैसे कि हम बात करें राष्ट्रपति का शासन, जैसे कि हम बात करते हैं, क्या कुछ भी बात नहीं कर रहे, मतलब द्वैसदनात्मक व्यवस्था, क्या बात कर रहे हैं, द्वैसदनात्मक व्यवस्था। ये सारी की सारी चीजें कहां से ली गई थी, ये ली गई थी ब्रिटेन से। कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से। ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रस्तावना कोई कहां से लिया गया, चलो लाओ बता दो, क्या बता दो प्रस्तावना को। भैया प्रस्तावना को हम पढ़ रहे हैं तो इसका पता होना चाहिए, इसे यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी क्विज में, क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान की जो वो हमारी क्या प्रेम्बल की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, प्रेम्बल की भाषा कहां से ली गई है। क्वेश्चन आने दो, आंसर तभी आएगा। तो कहां से ली गई है वो हम आपकी अभी से बता देते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से जवाब आ रहा है हमारे लिए कि ब्रिटेन, बट याद रखें ब्रिटेन नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। चलो वो अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए भाई, काफी लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है। लागू तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, बिल्कुल संध्या सिसोदिया जी, लागू हुआ था। यस सर, सही से पढ़ा नहीं। अच्छा आप सही से नहीं पढ़ पाए, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है,
गिरोगे नहीं तो खड़ा होना कैसे सीख पाओगे बेटा? जब गिरना तो पड़ेगा, गिरने का मतलब है जब गलत नहीं करोगे तो सही कैसे कर पाओगे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आप आंसर करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर आ रहा है कुछ ही सेकंड में, इसे जूम कर दीजिए भैया, इससे ज्यादा जूम करने पर स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। ये मैंने हल्का सा आपको एक बार पढ़ के दिखा दिया है, और जूम हो सकता है क्या? ये थोड़ा सा हो जाएगा, देखो अगर इसको जूम हो जाए तो अच्छा है। प्रेमबल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और बहुत अच्छी चीज है, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप भारत के नागरिक हो, भारत की सिटीजनशिप प्राप्त है, तो भारतीय संविधान के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान आपको बिल्कुल मिलेगा, बस बने रहिए। पता होगा राहुल सर के साथ, कहां पर? अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। टेक्निकल टीम अगला क्वेश्चन जल्दी से लगा दें। चलिए भाई सर्दियों में तो भाई इंक भी इससे हटती नहीं है भाई, समझो कुछ गड़बड़ सा ही मामला लगा। चलो इससे हटा दे। चलिए भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से आंसर करेंगे इसको। कहीं आप इसको मत देखते रहो कि बोर्ड साहब कैसे कर रहे हैं। सर बढ़िया कर रहे हैं, देखो कितना मजा आ रहा है। सर्दियां हैं, नहीं छूट पा रही है इंक है भाई, अब जम रही है तो जम ही रही है, कर क्या सकते हैं इसमें। चलो अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहेंगे यहाँ पर। अनुराग धागरे जी हंस रहे हैं, अच्छा सही है, हंसना भी जरूरी है क्योंकि शरीर का खून बढ़ता है हंसने से। अच्छा आंसर आ गया, सी आ गया, अनुराग जी का आंसर सी आ रहा है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर आंसर देखेंगे। शमप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? शमप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? शायद आपको पहले क्वेश्चन से याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि शमप्रभु का मतलब क्या होता है। भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है वो शमप्रभु का मतलब क्या बता रही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इस वजह से किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, और सारे बच्चों को आंसर करना है। जल्दी से आंसर करें, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी से आंसर करेंगे इसका। संध्या सिसोदिया जी आंसर सी 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 करके दे रही हैं। चलिए भाई सभी लोग जल्दी से आंसर कर दें इसका। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, सत्य वचन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने कहा कि संप्रभु का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जो अपने लिए क्या कर लिया है, अपने लिए आंतरिक एवं बाह्य रूप से, बाह्य रूप का मतलब है किसी भी देश से किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी प्रकार की रणनीतियां बनाने के लिए सक्षम होता है, उसे संप्रभु कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप के लिए अपने आप से कानून व्यवस्था बना सकता है। ये बात आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी उपनिवेश का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर कि भारत किसी भी देश का उपनिवेश होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। अरे भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, भारत अपने देश का हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, ये उसकी खुद की पॉलिसी है। क्या करेगा, जैसे मान के चलो अब हमारा क्या कोई भी भारत है, देखो भारत का नक्शा मैं बनाने की कोशिश करूंगा, वैसे आपको ज्योग्राफी वाले सर बहुत अच्छे से बनाना सिखाएंगे। देखिए ये क्या हमारा भारत है, देखो कितना अच्छा बना है ना, अच्छा बन गया। अब कहने का मतलब है जो भारत देश है ना हमारा, अब जो भारत देश है, अब इससे ऊपर से थोड़ा सा यूं लेकर के आए, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा कुछ और होता है, और यहाँ से कुछ ऐसा होता है, ऊपर निकल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं मैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ नेपाल है, क्या है यहाँ दोस्तों, नेपाल है। अब नेपाल देश जो है हमारा एक तरीके से हम मित्र कह सकते हैं, भारत का मित्र नेपाल देश को माना जाता है। अब नेपाल है तो नेपाल से अगर हम बातचीत करके नेपाल देश का कुछ हिस्सा अगर हम अर्जित करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर नेपाल देश की गवर्नमेंट ऐसा कहना चाहेगी तो। बट अगर हम नेपाल देश को अपने देश के हिस्से में से कुछ हिस्सा देना चाहें तो बिल्कुल गवर्नमेंट हमारी कर सकती है। तो कहने का मतलब है वो अपने देश में से कोई भी हिस्सा किसी देश को दे सकता है, सक्षम है, क्योंकि ये अपने देश के अंदर की बात है। जब अपने अंदर की बात है तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन की, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। इसका जल्दी से आंसर करेंगे तो सभी लोगों का आंसर देखो अब डी 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 करके आ गया है। अनुराग धागरे जी का, मनु वर्मा जी का, रितिका यादव जी का भी आंसर आ गया है। सर दिख नहीं रहा है राइट साइड, अच्छा राइट साइड नहीं दिख रही है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने बस एज ए इमेजिन करवाया था आप लोगों को, ऐसा कुछ होता है। मैं तो एक ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जो भारत है हमारा, भारत का एक पड़ोसी देश जिसे हम कह सकते हैं, क्या, जिस भारत के पड़ोसी देश को हम कह सकते हैं नेपाल, और वो उसकी सीमा हमारे देश से इस तरीके से कुछ लगी हुई है, और जो सीमा जो लगी हुई है हमारे देश से, तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो नेपाल देश है तो ये बिल्कुल सटा हुआ है, तो हम इससे अगर इसके अंदर से हम कोई जमीन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, ये हमारे अंदर की बात है। तो मैंने कहा था अपने लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा देश सक्षम हो गया हो, उससे हम कहते हैं संप्रभु। तो इसमें यह पूछ रहा है कि संप्रभु जो शब्द है वो भारत के मामले में कौन सा सही नहीं होगा। तो जो बात है ना, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य होगा, ये बात संप्रभु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि वो बाध्य तो होगा, लेकिन संप्रभु शब्द में इस चीज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए आंसर नंबर डी सही होगा। तो आप सभी का आंसर डी सही हो जाना चाहिए। अनुराग जी मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप। चलिए देखिए भाई, सभी लोगों का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हमारे संप्रभु शब्द से किसी न किसी प्रकार से रिलेट करते हैं। और मैंने एक ही शब्द में, एक ही लाइन में शब्दों का आंसर दे दिया था कि भारत एक ऐसा देश हो गया है जो अपने लिए आंतरिक एवं बाह्य रूप से कानून बना सकता है। तो तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे और इस बात से रिलेट करेंगे तो तीनों ऑप्शन सही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अजय जीनियर जी गुड इवनिंग सर जी, आज तो आप पॉलिटी की क्लास ले आए, वाई क्यों? क्योंकि आप ही तो कल बोल रहे थे कि सर पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, तो मैंने सोचा कि आपने बोला तो हम ले आए। दिक्कत कहाँ आ रही है? पढ़ाना ही तो और आपको पढ़ना है ना। क्योंकि कई दिन से हमारी क्विज चल रही थी साइंस को लेकर के, बायोलॉजी, तो सोचा कि बच्चों को कुछ नया दें, और नया देने के में मैं वही लेके आया जो भारतीय संविधान की प्रेम्बल है, जो हम सभी को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर और भी है, संध्या सिसोदिया जी, सर कैसे पढ़ा रहे हो, एक दिन फिजिक्स और एक दिन बायोलॉजी फिर पॉलिटी? क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि तीनों सब्जेक्ट मेरी है ना, तो इच्छा करती है बच्चों को क्या दें वो दे देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो अपना एप्लीकेशन आने ही वाला है कुछ ही टाइम में, तो जैसे कि एप्लीकेशन आती है उस पर एक प्रॉपर बैच लॉन्च किया जाएगा, और प्रॉपर बैच के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को बताया जाएगा। अभी क्या है कि अभी तो मूवी रिलीज नहीं हुई, है, अभी सिर्फ ट्रेलर आ रहे हैं, ट्रेलर देते चलो, लिखते चलो और देखते चलो। इससे फिर जब मूवी रिलीज होगी ना तो पूरी दिखाई जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन ना लें, बस आप कंसेप्ट को समझें। कुछ न कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज करा रहा हूँ, फिजिक्स कराता हूँ, किसी दिन पॉलिटी कराता हूँ, किसी दिन बायोलॉजी कराता हूँ, इसका मतलब है कि आपको कुछ न कुछ मैं दे करके ही जाता हूँ, और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ला करके मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि हर एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं और आने की संभावना है। कहने का मतलब है कि काफी, अब ऐसा नहीं है कि इस प्रेम्बल से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट के प्रेम्बल के भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्विज है। आप बस प्यार से मन लगा करके करते रहिएगा, कुछ न कुछ कंसेप्ट आपको पर डे में देता रहूंगा। लेकिन जैसे ही अपना एप्लीकेशन आएगा तो उस पर एक बैच लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए, और उस बैच में फिर आपको प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर और विद नोट्स और विद एसटी के साथ आपको सारी चीजें कंटिन्यू कराई जाएंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। लेकिन तब तक आपको जो मिल रहा है उसको आप लेते रहिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से है, प्रस्तावना समिति से है, लोक लेखा समिति से है, या निम्न में से किसी से भी नहीं? आंसर करिएगा जल्दी से सभी लोग। पल्लवी चौधरी जी बहुत लेट हो गई आप। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पल्लवी जी। संध्या सिसोदिया जी, टॉपिक वाइज कब से पढ़ाओगे? टॉपिक वाइज बिल्कुल एप्लीकेशन आते ही मैं भी कोशिश करेंगे कि फरवरी में होना स्टार्ट हो जाए, टेंशन ना लें आप, टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। अजय जी ने जी, सर जी बट एक ही सब्जेक्ट चलने दो आप प्लीज, कोशिश करते हैं। और अजय जी ने जी बता रहे हैं फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स अच्छा चल रहा था, अच्छा फिजिक्स अच्छा चल रहा था, चलिए उसको कंटिन्यू करेंगे। सुमित दिवाकर जी कह रहे हैं बायो गजब है आपके, अच्छा बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद अगर ऐसा लगता है तो आपको। और भी लोग आंसर दे रहे हैं, सी 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 करके आंसर आ रहा है बहुत लोगों का। सी लोक लेखा समिति, के एम मुंशी की यहाँ पर बात हो गई है दोस्तों, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और आंसर काफी कम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें भाई आप सभी लोग। चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सभी लोगों का आंसर सी 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 करके आ रहा है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति करके आ रहा है सभी लोगों का। और भी लोग जल्दी से आंसर करें, कुछ दो चार बच्चे और भी आंसर कर दें, तो उसके बाद फिर बताते हैं इसको क्या है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर देखेंगे। सर जी राधे राधे, रोहित पचौरी जी राधे राधे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वागत है आप लोगों का सभी का। सबका आंसर सी करके आ रहा है। प्रस्तावना समिति संविधान की प्रारूप समिति से है और लोक लेखा समिति से है, निम्न में से कोई नहीं। आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए भाई तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भी सी 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 करके दे रहे थे उनको बता देते हैं कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, आपने पढ़ा होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को बनाया गया। लेकिन दोस्तों इसी वजह से आपने क्वेश्चन का आंसर वो नहीं लगाया, आपको पता होना चाहिए वो तो उसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या दिया है? के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो जो प्रारूपण समिति थी उसमें टोटल नंबर ऑफ सदस्यों की हम बात करें, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 7 कैंडिडेट थे। प्रारूप समिति के अंदर 7 कैंडिडेट थे, उन 7 में से एक कैंडिडेट का नाम के एम मुंशी भी था। तो के एम मुंशी का संबंध किससे था? हमारी प्रारूपण समिति से था। तो आपको आंसर सी की जगह पर क्या लगाना चाहिए था? ए लगाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि हम भारतीय संविधान में कुल समितियों की बात करें तो 23 समितियां बनी थी, 23 समितियां बनी थी। उन 23 समितियों में अलग अलग, किसी में 7 लोग थे, किसी में यहाँ पर 15 थे, किसी में 26 थे, किसी में 54 लोग थे। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जिसको माना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 54 थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर के एम मुंशी का जो संबंध है वो प्रारूपण समिति से है, या हम उसे प्रारूप कहें या प्रारूपण कहें, उससे है। और उस समिति के अध्यक्ष जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। लेकिन सदस्यों के अंदर एक सदस्य हमारे कौन थे? के एम मुंशी भी थे। चलिए भाई, तो सभी को पता चल गया होगा। जो सी 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 करके आंसर दे रहे थे तो आप भ्रम में फंसे हुए थे, वो भ्रम आपका मैंने निकाल दिया, क्योंकि आपको ये रटा हुआ है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके कौन है? चेयरमैन है। ये रट तो लिया लेकिन क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसका संबंध किससे है, उसमें चेयरमैन की बात ही नहीं की थी, उसमें संबंध की बात की थी। तो संबंध की बात करें तो यहां पर के एम मुंशी भी उसी से संबंध रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पर आ गया भाई।
बैरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? 5 का आंसर डी 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 करके आ रहा है। अनुराग धागरे जी आंसर ए दे रहे हैं। अब ये नहीं पता चला इन्होंने आंसर कौन से का ये दिया है। रोहित पचौरी जी कह रहे हैं सर जी न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? अच्छा, अभी न्यू बैच तो अभी तो बैच कोई स्टार्ट नहीं हुआ, बस ये है कि चीजों को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ इस प्रकार से भी चीजें होती हैं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर एनालाइज कर सकते हैं, कंसेप्ट यहाँ का और वहां का मैच करें और चीजों को एनालाइज करें। न्यू बैच फरवरी से मे भी स्टार्ट हो जाएगा और अपना पढ़ाई अड्डा एप्लीकेशन पर और अपना पढ़ाई अड्डा एप्लीकेशन के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से वेल स्टडी के साथ में लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी होगा कि अपना चैनल अभी पिछले ही मंथ यहाँ पर बनाया है और जो चैनल अपने चल रहे हैं ये अपना पढ़ाई अड्डा ग्रुप के कई चैनल चल रहे हैं, उन चैनल को सभी लोग आप फॉलो कर लें। जैसे एक अपना पढ़ाई अड्डा है, प्रॉपर एक मेन जो ब्रांच है अपनी पढ़ाई अड्डा की वो है IIT जेई वगैरह के लिए, तो उस पर वहां जाकर उसे फॉलो कर लें। अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस है, वो NDA एक्स ग्रुप नेवी वगैरह के स्टूडेंट की तैयारी कराई जा रही है। अगला चैनल अपना पढ़ाई अड्डा SSC प्लस है जो आपके सामने चल ही रहा है। और उसके बाद की हम बात करें तो अपना पढ़ाई अड्डा स्कूल प्लस भी चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है 10th 12th वाले बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर कई सारे चैनल्स चल रहे हैं और जो बहुत अच्छी वेल स्टडी के साथ में आप सभी लोगों के लिए मैटर को लेकर के आते हैं और कंसेप्ट को डिस्कस करा रहे हैं। अब एप्लीकेशन आने ही वाला है और आपको पता होगा कि हमारे विद इन 1 मंथ में मोनेटाइजेशन भी हो गया है और आज से हमारे चैनल पर एड आना भी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब मोनेटाइजेशन, उसके लिए आप सभी लोगों को लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत बहुत बधाई है कि आपका प्यार, आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बैरूवारी मामला किस वर्ष हुआ था? और अनुराग जी थम बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। जय महाकाल। अच्छा सुमित दिवाकर जी जय महाकाल भैया। अनुराग जी अब ये सिंबल नहीं समझ पाता भैया मैं। चलिए सुमित दिवाकर जी कह रहे हैं गुरुजी जय महाकाल। बिल्कुल जी सुमित जी, जय महाकाल जय महाकाल। चलिए भाई अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, अब देखिए दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर मैं सभी को बता देता हूं। 1960 में बैरूवारी मामला आया था जिसमें केरल बनाम पंजाब राज्य के बारे में कुछ बातों को लेकर के बात हुई थी जो कि हम आपको क्लास में बताएंगे, लेकिन यहां पर आंसर इसका डी कर देंगे। और CDS के लिए कौन सा है? CDS के लिए भैया ये हमारा डिफेंस पर आप जाकर के देख सकते हैं, मैथ वगैरह के लिए बहुत CDS के जो एग्जाम के कुछ चीज टेक्निकल पार्ट आता है, कुछ नॉन टेक्निकल आता है। टेक्निकल के लिए अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस पर जाएं और नॉन टेक्निकल चीजें सारी की सारी हमारी यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। GS वगैरह आपको यहीं पर मिलेगा CDS वगैरह के एग्जाम्स के लिए, और इंग्लिश भी आपको यहीं से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार इसको देख लें। सर जी आगरा हो आप? बिल्कुल जी। रोहित पचौरी जी बिल्कुल हम आगरा ही हैं भैया। अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। आगरा बिल्कुल जी आगरा ही हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 5वें का आंसर डी हो जाएगा, सभी लोगों को पता होना चाहिए। आंसर बहुत कम लोग करते हैं यार, क्या चक्कर है? ऑफलाइन टीचरों ने पढ़ाया नहीं क्या? पढ़ लिया करो भाई, फीस दे दो, फीस टीचरों को मतलब परेशान कर दिया करो क्लास में जाकर के, सर इसका आंसर, सर इसका आंसर, सर इसका आंसर। पैसा बहुत मेहनत का है, मम्मी पापा का पता है आपको, बहुत पैसा मेहनत का है। उस मेहनत के पैसे का यूज करो, और यूज ऐसे हो सकता है कि टीचरों को परेशान, परेशान का मतलब ये नहीं है कि फर्जी बातें करो, परेशान का मतलब है कि क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट है उससे पूछो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका डाउट पूछो, तभी तो मतलब है पढ़ने का, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों यहां पर क्या है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और अगला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर चल रहा है वो देखेंगे। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? जल्दी से इसका आंसर करें, मैं तब तक कमेंट पढ़ लेता हूं। 2-4 लोगों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ गए यहाँ पर। मनु वर्मा जी ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया जी। और अजय जी ने जी सर जी कल आप प्लीज फिजिक्स की क्लास लेना। अरे बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं फिजिक्स की ही क्लास ले लूं। और अनुराग धाकरे जी मैं विजय धाकरे का भाई हूं। अच्छा अनुराग धाकरे जी कह रहे हैं मैं विजय धाकरे का भाई हूं। अच्छा थैंक यू ब्रदर जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। और विजय धाकरे जी सर जी हमारे जानी मानी फैकल्टी इंग्लिश। चलिए बहुत बहुत अच्छा, यू आर राइट सर, थैंक यू सो मच। सुमित दिवाकर जी आंसर दे रहे हैं गुरु जी एक, अब एक पता नहीं क्या। सुमित दिवाकर जी फर्स्ट पता नहीं, अच्छा फर्स्ट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया।
पहला आंसर दे रहे हैं, अभी मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पर पल्लवी चौधरी जी आंसर डी दे रही हैं, और बलराम यादव जी जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच बलराम जी जुड़ने के लिए। राम राम भैया, राम राम जी। अजय जी ने जी ए करके दे रहे हैं। बिल्कुल मैं सभी लोगों का आंसर देख पा रहा हूँ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर ऑप्शन पढ़ लूँ तब आंसर मुझे पता चलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का, धर्मनिरपेक्ष ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष कहें दोस्तों, या फिर हम इसको धर्मनिरपेक्ष कहें, बोथ आर इक्वल वर्ड। कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि भारत या कोई भी देश है जिसके साथ पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सारे के सारे धर्मों को मानने के लिए बाध्य रहेगा, सारे के सारे धर्मों को मान सकता है, सारे के सारे किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करता। अगर आप सिख हैं तो ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, ईसाई हैं तो सिख को अपना सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू को अपना सकते हैं, हिंदू हो तो मुस्लिम को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं। लेकिन ये वाली बात हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि एक ऐसा देश जहां पर किसी भी धर्म को माना जा सके, भारत को किसी भी धर्म को माना जा सके। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन और पढ़ लेता हूं, उसके बाद आंसर देंगे। तो यहां पर है कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व, बहुत बढ़िया। सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, बहुत बढ़िया। निम्न में से कोई नहीं, जल्दी से आंसर करेंगे भाई, सभी लोगों का ए करके आ रहा है। निम्न में से कौन सा सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए सही कर देंगे। चलिए भाई, अब यहां पर देखो एक अगला क्वेश्चन जो 7वां आएगा, उस क्वेश्चन से पहले आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं और अच्छी अच्छी न्यूज में दे करके आपको कुछ चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आज हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात हो रही है, और जिस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता, आई हैव लैक ऑफ वर्ड फॉर एक्सप्लेन माई हैप्पीनेस, कह सकते हैं। हम अपनी खुशी को मतलब किस तरीके से मैं बता दूं और किस तरीके से आप लोगों का मैं कांग्रेचुलेशन और धन्यवाद करूं, जो कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर चैनल को मोनेटाइजेशन की कंडीशन में ला दिया है दोस्तों। उसके लिए, उसी खुशी के लिए अब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन जैसा ही उपहार मैं आपके सामने आपको एक छोटा सा वेट करना चाह रहा हूं। और उस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑनलाइन उपहार को अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे चला जाऊंगा और आप जल्दी से उसे खाएं, और खाएंगे सबर से, खाएंगे सबर से, किसी को बेईमानी नहीं करनी है, सिर्फ एक बार खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ आपके लिए, आपका मुंह मीठा करने के लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी की तरफ से सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन, हमारी तरफ से ऑनलाइन मिठाई आप सभी का मुंह मीठा करने के लिए। जल्दी से सभी लोगों के लिए 15 सेकंड का समय मिलेगा, एक लड्डू खाएंगे, ज्यादा खाएंगे नहीं। चलिए, तो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं और आप अपना उपहार स्वीकार करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो यही हो सकता है। अब मैं एक एक स्टूडेंट के पास आकर के तो नहीं खिला सकता, बाकी का यह है कि ऑनलाइन हमारी तरफ से यही है। चलिए भाई, तो आप जल्दी से खाएंगे और खुशी मनाएंगे। अच्छा, पानी पी के पढ़ना बेटे, माँ सरस्वती रूठ जाएंगे। खाने के बाद पानी पीना स्टार्ट कर दें। चलिए जल्दी से खा लीजिएगा और एक एक लड्डू ही खाएं। सभी लोग एक एक लड्डू खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। सभी लोग एक एक लड्डू खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, किसी को बेईमानी नहीं करनी है भाई। और ये आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है टू ऑल, क्योंकि हमारा चैनल, आपका चैनल, आपके अपने परिवार का चैनल एक मोनेटाइजेशन आज हुआ और इस पर ऐड आना स्टार्ट हुआ। उसकी बेहद खुशी में आप सभी के लिए ये भेंट हमारी तरफ से है। सभी लोग इसका एंजॉय करिएगा। भाई मिठाई बड़ी महंगी है, काजू लग रहा है।
चलिए भाई, तो आपका उपहार आपके लिए भेंट किया गया हमारी तरफ से, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए और चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए आपका प्यार हमारे साथ बना रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, सभी लोगों को, और सभी ने इस मिठाई का आनंद पूरी तरीके से लिया होगा। अच्छा, खाया नहीं होगा तो हंसी तो आ गई होगी यार, मजा कितना आता है ना, सुकून मिलता है। अब क्या करें, उम्मीद तो पूरी है, तमन्ना तो पूरी है आपको खिलाने की, लेकिन अब आप हो नहीं सामने, इसलिए सोचा कि आपको खिला देते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही खिला दिया। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग दोबारा से अपनी उसी पढ़ाई पर आएंगे, ये थोड़ा सा हमारी तरफ से था आपके लिए। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, और गुरुजी का ज्ञान ही सब कुछ है स्टूडेंट के लिए। सुमित दिवाकर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, गुरुजी का ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन गुरुजी भी क्या करें, आपका ही दिया प्यार था तो आपको अपना वापस कर रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो भाई, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं यहां पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। जल्दी से आंसर कर दें सभी लोग इसका। संध्या सिसोदिया जी, सर जी मैं तो आ जाऊंगी खाने। देख लो, वही मैंने कहा था कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और कर दिया वही वाली बात। बेईमानी करोगे, नहीं कोई बात नहीं, आपके लिए भंडारा करवाएंगे, आप बिल्कुल आइएगा, मोस्ट वेलकम। चलिए भाई, तो यहाँ पर सुमित जी का आंसर आ रहा है। सुमित जी सी 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 करके दे रही हैं, पल्लवी जी सी करके दे रही हैं। चलिए, सभी लोग आंसर यहाँ पर कर पा रहे हैं। चलो भाई, देखेंगे भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के सभी वर्गों के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, निम्न में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने प्रेम्बल पढ़ा था कि जो सामाजिक शब्द है वो कहने का मतलब है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। शहरी इलाकों की जो सुविधाएं वो ग्रामीण इलाकों में देने की बात कर रहा है। कहने का मतलब सबके लिए समान कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, वो है सामाजिक। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको सामाजिक शब्द का मतलब पता हो कि भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो कुंजी है, वो क्या कह रही है। सामाजिक शब्द से कहती है कि सभी के लिए एक समान भावनाओं की बात यहाँ पर करती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बाकी में इसको प्रेम्बल का एक टॉपिक लेकर के आऊंगा किसी दिन, बहुत अच्छे से एक एक शब्द के ऊपर हम बात करेंगे वहां पर। रोहित पचौरी जी कुछ कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सर जी आप आगरा में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं क्लास। बिल्कुल भैया, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं आगरा में। चलिए भाई, अच्छा, इन बच्चों को जो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो वो एक बार क्या है, जो स्लाइड पर चलने वाले नंबरों पर कॉल करें, अपनी टेक्निकल टीम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देगी कि क्या है, किस तरीके से है, और एप्लीकेशन वगैरह के बारे में भी उनसे संपर्क हो जाएगा कि कब से बैच प्रॉपर तरीके से आ रहा है, प्रॉपर क्लासेस लग रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, तो हमारी टेक्निकल टीम पूरा आपको ज्ञान दे देगी भाई, चिंता ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों के मामले में बहुत कम पता रहता है। बस पढ़ो और पढ़ाने दो, मौज करो बस भैया। चलो भाई, अजय जी ने जी सी सी आंसर करके दे रहे हैं, और ये सुमंत यादव सी बता रहे हैं। अजय जी ने सॉरी सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही भी हो जाएगा, गलत हुआ है तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं पढ़ा, देख तो लूं क्या गलत हुआ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। कुंजी मतलब की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर किसने कहा था, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी के नाम से बताया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुंजी के नाम से किसने बताई है भाई, जल्दी से आंसर कर दें सभी लोग। कुछ लोगों का आंसर सी करके आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर बी करके आ रहा है, और भी लोग आंसर करें भैया, जल्दी जल्दी से आंसर कर दें।
इनमें से देखें भाई साहब, अर्नेस्ट वारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुंजी की बात की गई है, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसको क्या कहा है, संविधान की कुंजी के नाम से जाना है। कहने का मतलब है कि संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको किसने कहा, तो ये कहा है संविधान की प्रस्तावना को कुंजी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है या बताया गया है। और मोतीलाल नेहरू, या फिर हम कह सकते हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने यहाँ पर किया था। गोलकनाथ पंजाब बनाम जो आया था उस समय पर उन्होंने इसी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा के नाम से जाना था, मूल आत्मा के नाम से जाना था। तो ये बात हमारे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कही थी। बाकी 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, तो उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू सही था। जिन लोगों ने बी दिया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें, क्वेश्चन को ऊपर की तरफ फैला दो, थोड़ा सा प्रेम्बल के ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक क्वेश्चन बाकी है अपना, प्रेम्बल के ऊपर लगा दो। चलिए भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से आंसर करेंगे भैया, जल्दी से आंसर करेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेरुवारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। सत्य की बात कही है। ऑप्शन देख लेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। 9 का आंसर पल्लवी जी सी बता रही हैं। अजय जी ने जी बट सर आई कंफ्यूज। अच्छा आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो उन्होंने भैया यहां पर इसमें से सत्य कौन सा है, नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा था। ये सही बात नहीं है, उन्होंने कहा था लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो ये सही है। केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने ऐसा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा भी नहीं कोई प्रावधान है। तो आंसर क्या करेंगे हम, आंसर करेंगे यहाँ पर क्या, आंसर करेंगे यहाँ पर हम क्या दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से लिया गया, गलत बात है। आंसर करेंगे डी। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर डी, जल्दी से लगा देंगे। इनमें से कोई नहीं, कोई भी वाक्य सत्य नहीं है, कोई भी वाक्य सत्य नहीं है। ये सी करके आंसर दे रहे हैं। इनको बता देते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से इसका क्या लिया गया है, इसकी भाषा को लिया गया है। तो आपको क्या करना है, आंसर सी न करके आंसर डी करना है, क्योंकि कोई भी वाक्य इसमें सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज की क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर दे करके सभी लोग जाएंगे। उससे पहले कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। जल्दी से टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों को दिखा दें जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगती है और वीडियो को देख करके कुछ आपको लगता है कि कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो एक बार मेरी वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर जरूर जगह दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मेरी वीडियो को देख करके अच्छा फील करते हो, तो आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं। और उसे पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है और एक ही तरीका हो सकता है कि आप मुझे और मेरी वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर जगह जरूर दें। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? 3 से 4 बार बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं जाना चाहिए, और जो लोग गलत बताएंगे तो मान के चलो कि वो कुछ भी नहीं सुन रहे मेरी बात को, इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो उन्होंने भी गलत दिया तो गलत बात रहेगी। अब यहाँ पर सुमित दिवाकर जी आंसर बी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अजय वर्मा जी आंसर सी बता रहे हैं। सुमित दिवाकर जी बार बार फिर से आंसर बी दे रहे हैं। और सुमित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका आंसर गलत है। अजय जीनियस जी, आप क्या चाह रहे हो? आपका आंसर क्यों गलत जा रहा है? अजय जीनियस जी के आज आंसर सही नहीं गए तो अच्छा फील नहीं हुआ। सर जी, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, अजय जीनियस जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप स्लाइड पर चलने वाले नंबर पर कॉल करें, उसके बाद पता चल पाएगा। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि याद करना पड़ेगा रात को, जब कल बता पाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर छोड़ो, नाम से बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया हर जगह पर मिल जाएगी मेरी चीजें, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। मैं आपके साथ अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस की तरफ से आपके साथ ही जुड़ा रहूंगा। आपका प्यार बस मिलता रहे और आपका साथ मिलता रहे। पल्लवी चौधरी जी सी दे रही हैं। सुमित दिवाकर जी सॉरी बोल करके, सॉरी ए अभी फिर से गलत दे दिया आपने, जो भी ए दे रहे हैं। अच्छा, संध्या सिसोदिया जी, फिर से आपने आंसर ए दे दिया। गलत आंसर मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, ना कि संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हो बस, नहीं तो आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीखो, भाषा की बात हो रही है। तो मैंने बताया था कि भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है कहां से दोस्तों? अमेरिका से। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आज की क्विज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और आज की क्विज के साथ आपको एक बार अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप मुझे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जो कि आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह स्टेटस पर मुझे जगह थोड़ी सी दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। चलिए दोस्तों, आज की क्विज को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और आपके मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का कि आज की वीडियो में कैसा लगा आपको। आज के सारे आंसर गलत जा रहे हैं बिल्कुल संध्या जी, क्योंकि जो बायोलॉजी और पॉलिटी और फिजिक्स नहीं थी आज की क्लास की, पॉलिटी और पॉलिटी का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वो टॉपिक था हमारा जो था हमारा प्रेम्बल। ये मैंने आपको एनालाइज करा दिया। जिस दिन प्रेम्बल करा दूंगा मैं एक दिन, एक भी क्वेश्चन प्रेम्बल से गलत नहीं जाने वाला, ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। चलिए, सॉरी सर, कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है। वो तो आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि गलत आंसर दें और मेरे से सही आंसर लेके जाएं। लेकिन क्या है, जब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप एंजॉय करते रहिएगा अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस के साथ और अपनी क्लासों के साथ में। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जस्ट मेरे बाद ही आपके लिए एक रीजनिंग की क्लास, जो कि हमारे अमित पाठक सर के द्वारा दी जाएगी, और उस क्लास का बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, और अमित जी सर के साथ जुड़ें और एंजॉय करें और एनालाइज करें क्लास का कि कैसा मजा आया। चलिए, हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर से एक बार आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन टू ऑल, क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन की। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।